आज बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया। क्या रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया का तात्पर्य क्या हुआ? मेक इन इंडिया का तात्पर्य हुआ भारत में बनाओ और भारत में बना खरीदो। मेक इन इंडिया का क्या तात्पर्य हुआ? भारत में बनाओ और भारत में बना हुआ खरीदो। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या हुआ? भारत में बनाओ और भारत में बना खरीदो, यानी जो कुछ हम बाहर से मंगाते हैं उसको भारत में ही बनाना है। क्या? भारत में ही बनाना है, यानी आयात को प्रतिस्थापित करना है। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? आयात प्रतिस्थापन। और हम इस तरह बनाए कि निर्यात भी करें। तो मेक इन इंडिया का दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? निर्यात प्रोत्साहन। और जब अपने यहां बनाएंगे तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण की गति में वृद्धि होगी। तो तीसरा उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। और जब औद्योगिकरण होगा, हमारे यहां बनेगा, ठीक है, कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ जब औद्योगिकरण होगा, उसकी गति बढ़ेगी तो घरेलू निवेश भी होगा और विदेशी निवेश भी होगा। ठीक है। और रक्षा के क्षेत्र में 70% तक की खरीदारी, हथियारों की या युद्धक सामग्रियों वगैरह की खरीदारी हम बाहर से करते हैं। तो यह कूटनीतिक दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण से उचित या सही नहीं माना जाता है। इससे सैनिक मनोबल हमारा क्या होगा? हमेशा डाउन रहेगा, नीचे रहेगा कि हम बाहर से मंगा रहे हैं। कहीं किसी से युद्ध हो रहा हो, पाकिस्तान से, चीन से, ऐसे में कि किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और जहां से मंगाते हैं वो नहीं दे, तो हमारी स्थिति क्या होगी? तो अगर हम रक्षा क्षेत्र में बाहर से ही मंगाते रहे, जैसा कि अभी तक 65%, 70% हम बाहर से मंगाते हैं, जो युद्धक सामग्री, उपकरण वगैरह वगैरह। अभी हाल ही में सुने होंगे आप लोग, राफेल हमने मंगाया, फ्रांस से S-400 मिसाइल कहां से मंगाया? मिसाइल सिस्टम रूस से। इस तरह मंगाते रहे तो आइन मौके पर कोई भी देश ना कर सकता है या बार्गेनिंग कर सकता है, ठीक है, या अधिक दाम देकर। तो उससे क्या होगा? विदेशों पर निर्भरता जो हमारी है वह क्या काफी खतरनाक होगी। एक तो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम, ठीक है, हमारे यहां से धन वहां जा रहा है। तो क्यों नहीं हम ये अपने ही यहां बनाए? मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ और भारत में बना हुआ खरीदो। ठीक है। क्यों? क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अपने स्वाभिमान और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। समझ गए? तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया काफी जरूरी है। तो सबसे पहले तो मेक इन इंडिया क्या? मेक इन इंडिया को हम लोग देख लें। मेक इन इंडिया अभी क्या बोले? भारत में बनाओ और भारत में बना खरीदो। इससे क्या होगा भाई? आयात नहीं करना पड़ेगा, आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन से क्या होगा? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, बचत होगी, हम निर्यात भी कर पाएंगे। यहीं पर जब बनाएंगे तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी स्तर पर क्या होगा? औद्योगिकरण की गति बढ़ेगी। और यह सब होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार अवसर बढ़ेंगे। और यह सब होगा तो निवेश, निवेश क्या क्या? घरेलू और विदेशी, दोनों निवेश बढ़ेगा, घरेलू और विदेशी। ठीक है। तो मेक इन इंडिया पर रक्षा क्षेत्र में बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। अभी थोड़ी दूर है, हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लेकिन उस दिशा में कदम तो बढ़ाएं। ठीक है। तो चलते हैं, मेक इन इंडिया समझ गए। अब रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया। अब आइए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में बनाते हुए हम आप लोग को समझाते हैं। मेक इन इंडिया
क्यों जोड़ी है भाई? क्यों जोड़ी मेक इंडिया? क्यों जोड़ी? क्यों जोड़ी है? क्योंकि हमारी युद्धक सामग्री, उपकरण आदि के मामले में लगभग 70% निर्भरता क्या है? विदेशों पर है। और यह निर्भरता हमारी संप्रभुता, सुरक्षा के लिए काफी संवेदनशील और खतरे में डालने वाली है। क्या है? संवेदनशील और खतरे में डालने वाली। ठीक है, किसी भी देश की संप्रभुता तभी सुरक्षित रह सकती है जब वह रक्षा क्षेत्र में, ठीक है, आत्मनिर्भर हो। आपको दुश्मन से हथियारों से लड़ना हो और हथियारों के लिए आप दूसरे पर निर्भर हो तो आप कभी भी आपकी संप्रभुता का हनन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, 70 साल से अधिक समय बीत चुका है ना, फिर भी हम अभी तक 65 से 70% बाहर से ही मंगा रहे हैं। कभी राफेल, कभी S-400 वगैरह वगैरह। तो इसलिए रक्षा क्षेत्र में मेक इंडिया बहुत जरूरी है। और हाल में इस पर काफी जोर दिया गया है। मेक इंडिया पर क्या क्या जोर दिया गया है? विदेशी निवेश की सीमा 100% तक बढ़ाई गई है। विदेशी निवेश की सीमा कितनी? अप टू 100% बढ़ाई गई है। औद्योगिक लाइसेंस का उदारीकरण किया गया है। औद्योगिक लाइसेंस का उदारीकरण किया गया है। कई रक्षा उपकरणों को लाइसेंसिंग के दायरे से बाहर किया गया है। ठीक है, इसके बाद यह इन्वेस्टर की समस्या के समाधान के लिए रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ, क्या रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। आयुध निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। क्या किया गया है? आयुध निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, रक्षा खरीद नीति में स्वदेशी उद्योगों को वरीयता दी गई है। स्वदेशी डिजाइन, विकास पर बल दिया गया है। विदेशी कंपनियों के साथ स्वदेशी संयुक्त उपक्रम, विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम पर जोर दिया गया है। जैसे हम लोग ब्रह्मोस का उत्पादन करते हैं रूस के साथ मिलकर, इसी तरह और कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह जो रक्षा सौदे हो रहे हैं उसमें एक निश्चित सीमा तक भारत में निवेश करने का शर्त रखा जा रहा है। विदेशी कंपनी को यह कहा जा रहा है कि आप उपकरण के साथ साथ उपकरण को बनाने वाली तकनीक भी भारत में लाइए और भारत में ही बनाइए। ठीक है, और जिन उपकरणों का हम आयात करते थे उन उपकरणों में से लगभग 209 उपकरणों को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। कितना? 209। मतलब क्या हुआ? कुल अभी तक 209 को रखा गया है नेगेटिव लिस्ट में। मतलब क्या हुआ कि 209 उपकरण को आयात नहीं करना है। क्या करना है? यहीं पर बनाना है। तो और रक्षा क्षेत्र में खरीद बिक्री
में एक बेहतर तालमेल स्थापित हो, इस दृष्टिकोण से सीडीएस के पद का सृजन भी एक उत्साहजनक पहल है। सीडीएस का गठन हुआ है ना, वो उसके और भी उद्देश्य है, लेकिन एक उद्देश्य यह भी है रक्षा क्षेत्र में तीनों सेनाओं की खरीद बिक्री के में समन्वय स्थापित करना। किसका? सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे सीडीएस? बिपिन रावत। चले गए, अभी कौन है? हाँ, तो ये है मेक इन इंडिया। अभी जो हाल में पहल की गई है, जोर दिया जा रहा है कि हम रक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें। ठीक है, कदम बढ़ाए उधर। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के दिशा में ऐसी बात नहीं है कि हाल ही में कदम उठाए गए हैं, पहले भी हुए हैं। तो क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है पहले और अब, इस पर बात करेंगे हम। क्या क्या हुआ है हमारे यहां डीआरडीओ के नेतृत्व में आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल, पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग, ए फॉर आकाश, ये पटना आईजीएमडीपी के तहत ये 5 मिसाइलों का विकास किया गया है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनको मिसाइल मैन कहा गया था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी मिसाइल्स हम लोग डेवलप किए हैं, जैसे सागरिका, प्रहार, निर्भय, हाल में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट बताइए आप लोग। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। हाल में अग्नि का ये अग्नि पी उन्नत संस्करण, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। एक अस्त्र मिसाइल है, प्रहार है। ठीक है, तो ये सब पहले से भी चला रहा है और हाल में इनके अपग्रेडेशन पर, इनके उन्नत संस्करण को बनाने, इनकी क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये मिसाइल के मामले में हुआ, परमाणु हथियारों के मामले में हम लोगों ने परीक्षण किया, बार्क और डीआरडीओ मिलकर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पोखरण 1, पोखरण 2, पोखरण 1 कब? पोखरण 1, पोखरण 2 कब परीक्षण किया? और हम लोगों ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी जारी किया, परमाणु सिद्धांत। नो फर्स्ट, हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम पर हमला होगा, हम इस तरह हमला करेंगे कि दुश्मन देश की सेकेंड स्ट्राइकिंग कैपेसिटी खत्म कर देगा, वह फिर से हमला करने लायक नहीं रहेगा। और अब हम लोगों ने कहा है कि नो यूज फर्स्ट परिस्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, पिछले साल हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि नो यूज फर्स्ट, हमारी नो फर्स्ट यूज हमारी नीति है, परमाणु नीति, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर कोई हम पर हमला कर ही दिया, हमारी तो बर्बादी हो गई ना, अब हमला करके उसको बर्बाद करेंगे। हो सकता है वो पहले हमला करे और हम हमला करने लायक नहीं रहे, तो उसमें संशोधन मौखिक रूप से किया गया। ये हो गया। उसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, विमानों के मामले में लड़ाकू विमान कौन? तेजस। इसके अतिरिक्त ध्रुव और चीता, और कौन है? चेतक, अपाचे, चिनूक। इसी तरह हम लोगों ने परमाणु पनडुब्बी, अरिहंत,
इसमें परमाणु रिएक्टर है जिससे ईंधन प्राप्त करता है, और कई सालों तक समुद्र के नीचे रह सकता है। समुद्र के ऊपर आने की, ईंधन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अंदर अंदर काम कर सकता है। परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम क्या है? अरिहंत। अरिहंत का मतलब नष्ट करने वाला, अरि मतलब शत्रु, हंता हत्या करने वाला। नौसेना के क्षेत्र में INS विक्रांत है, इसी तरह और भी है। ठीक है, एक एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी DRDO ने विकसित किया है जो हमलावर मिसाइल को कंफ्यूज कर देगा कि टारगेट है किधर। क्या कंफ्यूज कर देगा कि टारगेट है किधर। ठीक है, तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह और भी बहुत सारा, जैसे आपको होवित्जर फील्ड गन्स है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। एक है इंपॉर्टेंट धनुष तोप। ये इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1987 में स्वीडन की जिस कंपनी से हम लोगों ने बोफोर्स तोप खरीदा था, वही कंपनी अब हमारे यहां की कानपुर की गन फील्ड फैक्ट्री, कौन सी है? फील्ड गन फैक्ट्री से धनुष तोप खरीद रही है, जो बोफोर्स से एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी में ज्यादा बेहतर है। ये इंटरेस्टिंग बात है। पहले क्या था? वो स्वीडन की वह कंपनी क्या थी? विक्रेता, और हम लोग क्या थे? क्रेता। अब हम लोग विक्रेता, वो क्रेता। ये बड़ी बात हो गई। हमारा लो, तुम्हारा नहीं लेंगे। समझ भाई बात? तो मेक इंडिया पर जोर दे रहा है। हम लोग आशा करें कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। हालांकि आत्मनिर्भरता से अभी दूर है, लेकिन आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। तो मेक इंडिया क्या है वो समझ गए। रक्षा क्षेत्र में मेक इंडिया क्यों जोड़ी है वो समझ गए। सरकार ने क्या क्या उसके तहत उपाय किया है वो, और क्या क्या प्रोडक्शन हमारे यहां रक्षा क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड, उम्मीद की जा सकती है क्या कि आने वाले दिनों में हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा अपने ही दम पर, अपने ही उत्पादन पर, अपने ही हथियारों पर करेंगे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। जय हिंद।